आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ। यस, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? हम लोग स्पेक्ट्रम जो है वो पढ़ रहे थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ डाला था, है ना? ठीक है। किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछ लो पहले, कुछ भी पूछना हो कहीं से भी, चाहे वो टेस्ट के रिलेटेड पूछना हो या इस टॉपिक में पूछना हो। टेस्ट के क्वेश्चन बता दूं? टेस्ट के सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखे हैं। हाँ, हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक लाइन जो है वो एनसीईआरटी से होगी या फिर तुम्हारे नोट से होगी। मेनली एनसीईआरटी से होगी। क्या घूमने कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे कहीं तो जाएंगे। क्या तुम्हें भी जाने का मन हो रहा है क्या? तो घर चले जाओ। घर वाले ने मना कर दिया, हम मत आना। कोटा के आसपास बहुत सारी घूमने की जगह है। यहाँ से तुम्हारा हॉस्टल और हॉस्टल से यहाँ पे। कोई साथी नहीं है बच्चे? साथी पाने के लिए बच्चे मेहनत करनी होती है। अभी जो जीवन में तुम मेहनत कर रहे हो उससे तुम्हें जीवन में अच्छे अच्छे साथी मिलेंगे, चिंता मत करो। अरे तुम अभी नालायकी करोगे, जब जो साथी है ना अभी वो भी छूट जाएंगे। क्या क्या अच्छे, बहुत सारे अच्छे अच्छे, बहुत सारे बच्चे। वाह बेटा वाह, हमें तुम पे नाज है। कहानी की शुरुआत हमेशा ऐसी होती है बच्चे, फिर उसके बाद अच्छे और अच्छे और अच्छे जुड़ते जाते हैं। चलो। ये बोल रहा है ना कि एक ही दोस्त, एक ही अच्छा साथी चाहिए बस। तुम अपने पापा के नंबर देना मुझे, मैं तुम्हारे ख्यालात उनके साथ शेयर कर लूंगा कि आपका बेटा जो है ऐसे ऐसे ख्याल रखता है। तो भाई पहले हरकतें तो वैसे कर लो, हरकतें तो तुम्हारी एकदम चिंदी चोरी वाली है। पढ़ाई लिखाई के नाम पे जो है वो तुम लोग को, हाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। अब जीवन में सोच रहे हो कुछ अच्छा हो जाए। हाँ देखो, सपनों की दुनिया जो है, अभी अभी तुम लोग जो है अपनी ड्रीम लाइफ जो जी रहे हो, तुम्हारा सपना क्या है? तो अब कोई बोल रहा है कि मेरा सपना ही वही है। हाँ, तो फिर समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। और जिनका भी सपना जो है वो है कि हम मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, हम डॉक्टर बने, तो बच्चे जो इसको कभी भूलना नहीं है। जागती आंखों से भी वही सपना देखना चाहिए, ठीक है? और ये सारी जो सेकेंडरी बातें जो है, जो तुम्हारे उम्र के हिसाब से तुम्हारे दिमाग में आती हैं, अपने माइंड को, अपने मन को समझा के रखो। आगे मेडिकल कॉलेज हमारा इंतजार कर रहा है, वहां पे ये सब सपने पूरे कर लेंगे। अभी नहीं, सब वो सब होता रहता है, चिंता मत करो। अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो अपनी। चलो, तो एक्शन स्पेक्ट्रम या क्रियात्मक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। उनका कुछ नहीं होगा। जो समय से पहले अपने फालतू सपने पूरे करने लग जाते हैं, उनको आगे अपने रियल गोल तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता है। जो मेडिकल कॉलेज में जो तुम्हें अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, यदि वो सब तुम अभी पूरी कर लोगे तो मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचोगे। ये सच्चाई है। हाँ, तो इसीलिए बेटर ये है कि
मेडिकल कॉलेज में पहुंचो, दोनों चीजों के मजे लो, जीवन में एंजॉयमेंट का भी मजा लो और अच्छे करियर का भी मजा लो, नाम रेपुटेशन सब कुछ, और अदरवाइज जो है वो बाकी चीजें भूल जाओ। हाँ और क्या, बेटर ये शादी कर लो, क्या हो गया। देखो लीगली कितना एज है मैरिज का? 21 है। राजस्थान में तो बाल विवाह होता भी है वैसे भी, ठीक है। एक दिन भी एक्स्ट्रा वेट नहीं करना तुमको। घर वालों को बोल दो उम्र तो हमारी पहले हो गई थी, लीगल एज 21 है, हमारी शादी करवा दो, घर वाले करवा देंगे। डबल क्या? हाँ राजस्थान में तो होता है ना, बाल विवाह भी तो होता है, बाल विवाह करवा लो और क्या। करवा दो जाओ। चलो चलो चलो, आप पढ़ाई की बात करो, ये तुम फन डे है तो इसका मतलब थोड़ी कि पहले ही फन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। चलो क्रियात्मक स्पेक्ट्रम देखो अब। हाँ बच्चे बोलो बच्चे। बहुत बड़े बच्चे, जरा ये बोन्स के नाम भी बता दो मुझे। नाम बताओ, मेटाकार्पल के नाम बताओ। देखो बता रही है मेटाकार्पल का नाम, नहीं मेटाकार्पल में, यहाँ पे मेटाकार्पल जो बनाए उनके नाम बताओ। तो नाम बताओ, कितने कार्पल हैं, नाम बोलो। उनके नाम होते बच्चे। नहीं पढ़ा नहीं क्या? बैठो। लेकिन बहुत बढ़िया है। क्या ट्रिक बताए? तो बोला नाम नहीं बता, ट्रिक बताए। क्या है ट्रिक? तो नाम, अब ये ट्रिक्स तो तुमने याद कर लिया, अब तुमको बोन के नाम नहीं बताए। चलो ठीक है, चलो देखो क्रियात्मक स्वयं, बहुत ही बढ़िया बच्चे। क्या क्या? स्कल स्कल नहीं, हाँ हाँ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इम्पॉसिबल। नहीं नोट्स की बात नहीं है, भले कॉपी में नहीं लिखवाया, समझाया होगा जरूर से, नोट्स में सारी चीजें लिखी होती हैं। नहीं नहीं इससे ऐसे नहीं वो करते कि कुछ चीजें ऐसी है जो मान लो कॉपी में लिखी हुई है एज इट इज, तुमको ध्यान रखना है भाई। हर किसी को ही पता है स्कल की, जो मुझे लग रहा है वो बताने की, इसलिए भी नहीं बताने की जरूरत पड़ती है कि मुझे लग रहा है दुनिया का बच्चा बच्चा सारे स्कल बोन के नाम जानता है। नहीं क्या लिखवाए नहीं भी तो भी मुझे बोलता है कि फ्रंटल और कौन सा ऑक्सीपिटल, कौन सा ब्राइडल टेम्पोरल है, कौन सा स्पिनोइड एथमोइड। मुझे लग रहा है ये कोई भी दुनिया का एक सिंगल बच्चा भी नहीं होगा जिसको इन बोन के नाम नहीं पता होंगे। चलो क्रियात्मक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, आओ। अरे कोई बात नहीं, अब इधर आ जाओ। अब अपना फोकस जो है ना उसको सही जगह पे, बॉटनी पे, वहां पे कंसंट्रेट करो। क्रियात्मक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। क्या हमने एक्शन स्पेक्ट्रम पहले भी पढ़ा है क्या? पहले भी पढ़ा है क्या हमने? नहीं। दुनिया का सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बनाया था? हमने पहले पढ़ा हुआ है, यस, TW एंगलमैन। ग्राफ बनाया कि किस वेवलेंथ के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअल में उन्हें क्या पता पड़ा था? किस वेवलेंथ के ऊपर कितना ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, उसके अकॉर्डिंग कितने बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन होता है। वो था फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या उसके बाद भी लोगों ने और एक्सपेरिमेंट किए होंगे और भी डिटेल्स पता करने की कोशिश की होगी, किसके ऊपर कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है, कितना फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है, वो सब कैलकुलेट किया होगा, यस। उसके बाद भी काफी काम हुआ है। तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर ये रेंज होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है। और ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा कुछ ऐसा।
कुछ इस तरीके का। क्या हमने जो ग्राफ बनाया उसमें रेड के ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा बनाया? इसका मतलब ये एंगलमैन का ग्राफ नहीं है। ये जो बाद में डिस्कवरीज हुई उनसे हमको पता लग गया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू लाइट के कंपेयर में रेड लाइट पे थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए ये ग्राफ यहाँ पर थोड़ा ऊपर हमने बनाया है। टीडब्ल्यू एंगलमैन ने ये बात नहीं बोली थी। टीडब्ल्यू एंगलमैन ने सिंपल सी बात बोली थी कि ब्लू और रेड लाइट पे बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब उन लाइट पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता होगा और ग्रीन लाइट पे कम होता होगा। बस उन्होंने इतनी ही बात बताई थी। यदि हम इस ग्राफ को, ये ग्रीन कलर की लाइट है जिसपे सबसे कम फोटोसिंथेसिस दिख रहा है, रेड पे काफी ज्यादा दिख रहा है और ब्लू पे भी काफी ज्यादा दिख रहा है। ब्लू और रेड को कंपेयर कर रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो रेड पे रिलेटिवली हाई है एज कंपेयर टू ब्लू। यदि हम इस एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ को क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से कंपेयर करें तो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता था। ये ग्रीन कलर से जो बनाया वो क्या है? क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ, और रेड कलर से बनाया वो क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है। दिस ग्राफ इज एक्शन स्पेक्ट्रम, दिस ग्राफ इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। क्या ये ग्राफ देख करके हमको कंक्लूजन निकल रहा है कि क्रियात्मक स्पेक्ट्रम का ग्राफ क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम को पूरी तरीके से अतिव्यापित करता है? क्या बिल्कुल 1-to-1 ओवरलैप है? जिस वेवलेंथ पे क्लोरोफिल ए जितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उस वेवलेंथ पे उतना ही क्रियात्मक स्पेक्ट्रम कार्य दिखा रहा है? यस और नो? यस और नो? नो, बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता तो यहां पर काम कैसे चलता? देख रहे हो ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ, आखिर काम कैसे चलता? इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहां पर जो क्रियात्मक स्पेक्ट्रम है वो क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम से पूरी तरीके से अतिव्यापित नहीं है, कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैपिंग नहीं होती। तो फिर क्या मैं ऐसा बोलूं कि क्रियात्मक स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए और बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम के लगभग समान होता है, रफली उसके जैसा दिखाई देता है? यस। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस, बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम इज नियरली और रफली सिमिलर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। क्यों? क्योंकि तुमने क्रियात्मक स्पेक्ट्रम में अवशोषण स्पेक्ट्रम में देखा था यहां पर क्लोरोफिल बी का भी अवशोषण दिख रहा था। क्लोरोफिल बी जो है इस लाइट में भी अवशोषण कर रहा है, कैरोटीनॉइड थोड़ा इधर भी अवशोषण कर रहा है, इधर क्लोरोफिल बी जो है वो अवशोषण कर रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो क्लोरोफिल ए और बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम के लगभग जो है उससे मेल खाता है। लेकिन यदि हम बात करें कि क्या क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम को पूरी तरीके से अतिव्यापित करता है, जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या बोलेंगे? नहीं, पूरी तरीके से अतिव्यापित नहीं करता है। तो फिर क्या ऐसा बोला जाए कि एक्शन स्पेक्ट्रम का शिखर क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम के शिखर जो है वो दोनों एक ही समान तरंग दैर्ध्य पर उपस्थित होते हैं, कि दोनों का पीक लगभग एक समान तरंग दैर्ध्य पर होता है। यस, लगभग में तो वही दिख रहा है कि इसने इस लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया है, यहां पर मैक्सिमम कम दिखा, यहां पर इसको एब्जॉर्ब किया है, यहां पर लगभग मैक्सिमम वर्क दिख रहा है। क्या ऐसा दिखा क्या? यस। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका मतलब ये जरूर से है कि भाई क्लोरोफिल ए जिस लाइट को सबसे ज्यादा अवशोषित कर रहा है उस पे काम सबसे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्लोरोफिल ए ही प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। हमने कई बार क्लोरोफिल ए को मुख्य वर्णक, चीफ पिगमेंट, और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड को एक्सेसरी पिगमेंट, सहायक वर्णक बोला। तो किस आधार पर हम बोलते हैं ऐसा? इसी आधार पर कि क्लोरोफिल ए जिस लाइट को ज्यादा अवशोषित करता है कार्य भी उसी के ऊपर ज्यादा होता है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि क्लोरोफिल ए क्या है? मुख्य प्रकाश संश्लेषण वर्णक है। चलो लिख डालो इतना। क्या ग्राफ बनाया सबने?
ड्रॉ करो पहले। लिखो, बना लेना वो तो सबने। लिखो इसके लिए, लिखो प्रकाश संश्लेषण का क्रियात्मक स्पेक्ट्रम प्रकाश संश्लेषण का क्रियात्मक स्पेक्ट्रम लाल डैश नीला होता है। लाल डैश नीला होता है। नेक्स्ट लिखो, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिकतम, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिकतम तथा नीले प्रकाश में द्वितीय अधिकतम होती है। नीले प्रकाश में द्वितीय अधिकतम, सेकंड मैक्सिमम होती है। नीले प्रकाश में द्वितीय अधिकतम होती है। नेक्स्ट लिखो, हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है। न्यूनतम होती है। नेक्स्ट लिखो, अवशोषण क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम का शिखर, क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम का शिखर तथा क्रियात्मक स्पेक्ट्रम का शिखर, तथा क्रियात्मक स्पेक्ट्रम का शिखर दोनों समान, लगभग समान दोनों लगभग समान तरंग दैर्ध्य पर, लगभग समान तरंग दैर्ध्य पर उपस्थित होते हैं। लगभग समान तरंग दैर्ध्य पर उपस्थित होते हैं। यह सिद्ध करता है कि
यह सिद्ध करता है कि क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण का, यह सिद्ध करता है कि क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है, मुख्य वर्णक है। क्या बोलो, देखो अब इधर, अब क्या देख रहे हैं हम, अब हम देख रहे हैं कि 680 नैनोमीटर के आगे प्रकाश संश्लेषण की दर एकदम धड़ाम से गिर गई, 700 के बाद में 0 हो जाएगी। इस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर का बहुत तेजी से गिरना किस चीज को बताता है? जो एमर्सन नाम के वैज्ञानिक थे, एमर्सन, यस, एमर्सन्स एनहेंसमेंट इफेक्ट बोलते हैं, इफेक्ट। आर्नोन और एमर्सन कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एल्गी के ऊपर। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि 680 नैनोमीटर से ज्यादा की तरंग दैर्घ्य यदि है तो क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण की दर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सडनली क्या हो गई, कम हो गई। क्या बोल दिया, रेड ड्रॉप। लाल पतन क्या होता है समझ के, 680 से ज्यादा की तरंग दैर्घ्य यदि दे रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर धड़ाम से गिर जाती है, क्या बोल देते हैं, लाल पतन, रेड ड्रॉप। अब एमर्सन ने क्या किया, उन्होंने इस 680 नैनोमीटर से अधिक की तरंग दैर्घ्य के साथ साथ 680 नैनोमीटर से कम की तरंग दैर्घ्य भी दे दी। अब क्या हुआ होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया होगा, बढ़ गया, वापस से बढ़ गया। इसका मतलब पता लगा कि 680 एक ऐसा पॉइंट है जिसके आगे किसी ने काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब प्रक्रिया के अंदर दो फोटो सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं। क्या यह सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकाश तंत्र, फोटो सिस्टम कार्य करते हैं, PS1 एंड PS2। उनको लगा कि इसका मतलब यहां पर एक नहीं दो प्रकाश तंत्र काम कर रहे हैं। कौन कौन से, PS1 और PS2। अब क्या हो रहा होगा कि यदि दोनों मिलके काम करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा रहती है। यानी यदि 400 से 680 तक देखें तो क्या देखेंगे, PS1 एवं PS2 दोनों क्रियाशील है, कार्य कर रहे हैं, फंक्शनल है। बढ़िया से फोटोसिंथेसिस चला, तो बच्चे बोलते हैं सर बढ़िया से कहां चला, कम हो गया। कहां बढ़िया से चला, इसको तो अवशोषण नहीं करा तो काम कहां से चलेगा। बात तो हम उसी की करेंगे जहां जहां पर अवशोषण हुआ है। तो जहां जहां पर अवशोषण हुआ बढ़िया से काम चला। लेकिन 680 के बाद में क्या हुआ, 680 से 700 के बीच में प्रकाश संश्लेषण की दर धड़ाम से क्यों गिरी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, 680 के बाद में PS2 बंद हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं करता है। PS2 बंद हो गया, केवल कौन काम कर रहा है, केवल PS1 क्रियाशील है। तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से रेड ड्रॉप इस रीजन में देखने को मिलता है। एक्सपेरिमेंट किया था एमर्सन और आर्नोन ने। इसमें से एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट हम किसको बोलते हैं कि एमर्सन ने 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट और कम की लाइट दोनों को जब दिया तो प्रकाश संश्लेषण की दर में पुनः वृद्धि हो गई, और इसी को क्या बोल देते हैं, एमर्सन एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट का मतलब ये होता है वृद्धि, एमर्सन का वृद्धि प्रभाव। चाहो तो हिंदी में लिखना चाहते हो तो क्या बोल दोगे, एमर्सन का वृद्धि प्रभाव, लिख डालो। ये बात समझ में आ गई क्या, बात सबको समझ में आई क्या कि भाई क्या एक्सपेरिमेंट किया, 680 से ज्यादा पे प्रकाश संश्लेषण की दर गिर जाती है, इसको रेड ड्रॉप बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया, मान लो 690
का वेवलेंथ दिया था, देखा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गिरा हुआ है, बोला इसके साथ में एक बार छोटी वेवलेंथ देते हैं, 670 दिया, देखा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से बढ़ गई। क्यों हुआ ऐसा? दोनों फोटो सिस्टम काम करने लग गए होंगे। क्या PS1 केवल 680 के बाद में काम करता है? क्या फोटो सिस्टम केवल 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य पर काम करता है? नहीं, गलत बात। PS1 तो पहले भी काम कर रहा है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 680 के बाद में केवल PS1 काम करता है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, सेम वर्ड्स यूज होगा, केवल वर्ड का अंतर है। केवल वर्ड यदि मैं लिख दूं कि 680 नैनोमीटर के बाद केवल PS1 काम करता है, सही है, सही है। और यदि ऐसा दिया जाए कि PS1 केवल 680 नैनोमीटर के बाद काम करता है, गलत। एक भी वर्ड चेंज नहीं किया, सिर्फ केवल इधर से इधर किया, मतलब बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, एनसीईआरटी में ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, बच्चे उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। उनको लगता है कि PS1 जो है वो 680 के बाद में ही काम कर रहा है। नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब यह है कि 680 के बाद केवल PS1 काम करता है। प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया दोनों में से किसको तुम फोटोकेमिकल फेज बोलोगे? फोटोकेमिकल। प्रकाश वाले को कि अंधकार वाले को? अंधकार वाले को। क्यों? फोटो का मतलब प्रकाश, केमिकल का मतलब रासायनिक। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी, लाइट की डार्क? उसको तुम बोलोगे फोटोकेमिकल फेज। बैठो, गलत जवाब है। फोटोकेमिकल फेज लाइट रिएक्शन को बोलेंगे कि डार्क रिएक्शन को? लाइट रिएक्शन कि डार्क? क्या बोलते बच्चे? दोनों लग रहे हैं, लेकिन हम तो एक को ही बोल रहे हैं। कौन बताएगा? यस बच्चे, यस बिल्कुल सही। बैठो, कि नाम से ही पता पड़ रहा है प्रकाश अभिक्रिया। क्या प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके एटीपी बनाया जाता है? यस, ये तो हमने बात पढ़ी थी। प्रकाश ऊर्जा को एटीपी में कन्वर्ट किया जा रहा है, रासायनिक बंधन में कन्वर्ट किया जा रहा है। यस, एटीपी क्या है? केमिकल है कि नहीं है? यस, केमिकल एनर्जी है कि नहीं? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया गया कि नहीं किया गया? यस, किया गया। क्या अंधकार अभिक्रिया के लिए भी प्रकाश की प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता होती है? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होती ना। तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती, इसीलिए उसको हम फोटोकेमिकल फेज नहीं बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक फेज बोल देते हैं। हाँ, लॉजिकली तुमको सोचना होगा कि फोटो बोला तो प्रकाश, केमिकल बोला तो रसायन। प्रकाश को रसायन में कन्वर्ट कर किस प्रक्रिया में कर रहे हैं? प्रकाश अभिक्रिया। अंधकार में क्या कर रहे हैं फिर? CO2 से ग्लूकोज बना रहे हैं। और प्रकाश अभिक्रिया को ही इसीलिए बोलते हैं प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, फोटोफॉस्फोराइलेशन।
अंधकार अभिक्रिया जो है इसको हम जैव संश्लेषण अवस्था, बायोसिंथेटिक फेज, जैव संश्लेषी प्रवस्था, अंधकार अभिक्रिया को जैव संश्लेषी प्रवस्था, बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। लिख ही रहे हो क्या अभी तक? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। किसमें? स्ट्रोमा लैमेली पे चक्री, अभी देखो, अभी पढ़ेंगे, देखते जाओ। चलो आगे बढ़ जाए। अब कर दो, इरेज कर दो ना। जल्दी लिखो, इरेज करो। इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट, इमर्शन वृद्धि प्रभाव क्या बोलता है कि यदि 680 नैनोमीटर से ज्यादा तरंग दैर्घ्य के साथ साथ कम तरंग दैर्घ्य भी दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर पुनः बढ़ जाती है, और इससे सिद्ध होता है कि दो फोटो सिस्टम में एक काम कर रहा है 680 तक और दूसरा काम कर रहा है 700 तक। चलो नाउ कंटिन्यू। प्रकाश अभिक्रिया जो है वी कैन डिवाइड इट इन टू टाइप्स, दो तरीके से चलता है। कौन सा होता है? अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको डिवाइड करूं, जो अभी मेन बात बताई थी वो अब यहां लिख देता हूं। क्या बताया था? बताया था कि वो प्रोसेस है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को बदला जाता है किसके अंदर? रासायनिक ऊर्जा यानी एटीपी और NADPH2, इसमें कन्वर्ट किया जाता है। और ये एटीपी और NADPH2 जो है इसको बोलते हैं हम स्वांगीकारी शक्ति, एसिमिलेटरी पावर। यानी ये किसका? ग्लूकोज का स्वांगीकरण करें, ग्लूकोज बनाएंगे ये CO2 का एसिमिलेशन करके, तो इसीलिए क्या बोलते थे इसको? स्वांगीकारी शक्ति। तो प्रकाश ऊर्जा से एटीपी बनाना फोटोकेमिकल फेज। अंधकार अभिक्रिया क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर CO2 को वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा भोजन, रासायनिक भोजन के अंदर, ऑर्गेनिक फूड के अंदर, C6H12O6, चाहे तुम ग्लूकोज बोलो, हेक्सोज बोलो, सुक्रोज बोलो, स्टार्च बोलो, कुछ भी बोलो, कोई भी चीज इसका प्रोडक्ट हो सकता है। और इसके अंदर यूज हो जाएगा क्या? ATP एंड NADPH2। तो यहां पर स्वांगीकारी शक्ति बनती है और यहां पर वो खर्च हो जाती है। कौन कहां पर होता है प्रोसेस पता है? लाइट रिएक्शन कहां पर होता है बच्चे? स्ट्रोमा लैमेली और ग्रेना, तो मेन ग्रेना तो बोलना ही पड़ेगा ना, ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली, और ये स्ट्रोमा। पता है ना सबको? यस। तो अब यहां पर ये जो प्रकाश अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन जो है, जिसको हम फोटो फॉस्फोरिलेशन, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण बोलते हैं, ये दो तरीके से चलता है। एक होता है चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। दूसरा क्या होगा? अचक्रीय
प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, क्या बोल दोगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब, फॉस्फोरिलीकरण का मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। क्या मतलब होगा? फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। फॉस्फेट ग्रुप किस में ऐड होगा? एडीपी में ऐड होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। यदि उसमें ऐड होगा तो क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। चक्रीय, अचक्रीय। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्यों ऐसा नाम दिया गया है? अचक्रीय क्यों ऐसा नाम दिया गया? चक्रीय, क्या किसी का चक्कर चल रहा है? किसका? इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से स्थानांतरित होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, स्थानांतरण होगा, वो कैसा होगा? बार बार चक्रीय रूप से होगा। जबकि यही यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, स्थानांतरण की जगह प्रवाहित लिख देता हूं, प्रवाह अचक्रीय रूप से होता है। तो चक्रीय रूप से प्रवाहित हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो साइक्लिक, नहीं तो नॉन साइक्लिक। दूसरी बात, चक्रीय प्रक्रम कहां पर चलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली की ग्रेना थैलेकॉइड? कहां पर? क्यों? यस, यदि तुमने वो डायग्राम ढंग से बनाया था तो तुमको पता है कि वहां पर जो PS1 है उसके पास FNR, स्ट्रोमा लेवली पे जो PS1 है उसके पास FNR नहीं होता था। नहीं होता था तो इलेक्ट्रॉन फाइनली खर्च नहीं होता था, NADPH2 बनाने में खर्च नहीं होता था, फिर वो आवारा इलेक्ट्रॉन चक्कर चलाता था। याद आ गया? चक्रीय प्रक्रम। लेकिन जो ग्रेना थैलेकॉइड है उसके साथ में क्या था? ग्रेना थैलेकॉइड के पास में PS1 जो था, उसके ऊपर जो PS1 था उस पे FNR होता था। इलेक्ट्रॉन को फाइनली क्या बनाने में खर्च कर लेता था? NADPH2 बनाने में। तो क्या इलेक्ट्रॉन का चक्कर चलेगा? नहीं, वो तो खर्च हो गए। तो ग्रेना थैलेकॉइड पर चक्रीय प्रक्रम चलेगा कि अचक्रीय? अचक्रीय। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है? ठीक है। चक्रीय प्रक्रम में केवल PS1 भाग लेते हैं। चक्रीय प्रक्रम में केवल PS1। क्या स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर सिर्फ PS1 थे? याद करो डायग्राम, क्या स्ट्रोमा लैमेली पर PS1 PS2 दोनों थे? नहीं, सिर्फ PS1। तो इसका मतलब वहां पर जहां ये चल रहा है सिर्फ कौन है? PS1। किसका रोल है? सिर्फ PS1 का। जबकि ग्रेना के ऊपर दोनों चीजें थी, PS1 एवं PS2 दोनों भाग लेते हैं। चक्रीय प्रक्रम में एटीपी बनेगी कि NADPH2 बनेगा कि दोनों बनेगा? चक्रीय में क्या NADPH2 बनेगा कि नहीं बच्चे? यस, तुम बताओ। यस बच्चे, स्टैंड अप। हाँ, चक्रीय प्रक्रम में एटीपी और NADPH2 दोनों में से कौन बनेगा? क्या सिर्फ एटीपी कि दोनों? सिर्फ एटीपी बनता है। NADPH2 क्यों नहीं बनता है? उससे क्या होगा? बनता है, तुम तो मना कर रहे थे। याद करना ही नहीं है, सोच के बताना है लॉजिकली कि स्ट्रोमा लैमेली पे यदि प्रक्रिया चल रही है तो एटीपी बनेगा कि NADPH2 बनेगा कि दोनों बनेगा? यस, बिल्कुल लॉजिकली सोचना। बैठो कि वहां पर NADPH2 नहीं बन सकता है क्योंकि उस PS1 के पास तो FNR है ही नहीं। यानी केवल एटीपी बनता है। जबकि यहां पर है तो एटीपी एवं
NADPH या NADPH2 दोनों बनते हैं। अगला सवाल, चक्रीय प्रक्रम में ऑक्सीजन का निर्माण होगा कि नहीं होगा? चक्रीय, इधर से बच्चों से, यस माय बॉय, चक्रीय प्रक्रम में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? तुम बैठो बच्चे, तुम बताओ। नहीं पता? तुम बताओ बच्चे। चक्रीय प्रक्रम में ऑक्सीजन का निर्माण होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यस, इस प्रक्रिया में pH2 भाग ही नहीं ले रहा है, और OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहां पर था? pH2 पर था। क्या pH1 पर OEC होता है? होता ही नहीं है, तो क्या ऑक्सीजन का निर्माण होगा? ऑक्सीजन नहीं, या ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती। जबकि यहां पर pH1 pH2 दोनों भाग ले रहे हैं, pH2 का रोल आएगा तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। क्या बात क्लियर है सब बच्चों को? कहने के लिए अभी हमने चक्रीय अचक्रीय प्रक्रम का कुछ नहीं पढ़ा प्रोसेस, लेकिन अंतर तो तुम्हें पहले से ही पता पड़ रहा है लॉजिकली। यदि हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उससे हम पढ़ते हैं तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें चीजें दिखती हैं, हमें याद रहता है, हमें दिखता है कि हाँ हमने वहां पर क्या बनाया था, उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें होगी। यस, तो ये अंतर है। अगला सवाल कि इन दोनों में से कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश अभिक्रिया की मुख्य प्रक्रिया है? साइक्लिक के नॉन साइक्लिक? क्यों नॉन साइक्लिक? यस, एटीपी और एनएडीपी दोनों की जरूरत पड़ेगी। यहां तो सिर्फ एटीपी बन रहा था, यहां दोनों बन रहा है। यस, इसका मतलब बोल सकते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया की मुख्य प्रक्रिया है। मेनली ये वाली प्रोसेस है जो प्रकाश अभिक्रिया के अंदर आगे काम आने वाली है। ये भी काम तो आएगी लेकिन इसका रोल कम है। क्यों? यह अतिरिक्त एटीपी जिसकी आवश्यकता केल्विन चक्र में होती है, निर्माण हेतु बैकअप के रूप में चलती है। इसका मतलब समझे क्या? इसका मतलब तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम्हें यह पता हो कि CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए यदि एक ग्लूकोज बनाना है तो कितने एटीपी कितने NADPH2 खर्च होते हैं। क्या अभी याद है? किसी को याद है? 12 NADPH2 और 18। किसका खर्च अतिरिक्त है, ज्यादा है? एटीपी का। एटीपी का कंजम्पशन एक्स्ट्रा है। यदि एक्स्ट्रा एटीपी चाहिए, केल्विन साइकिल में एटीपी ज्यादा खर्च हो रहे और एक्स्ट्रा एटीपी चाहिए, तो दोनों में से कौन सी प्रक्रिया हेल्प करेगी? चक्रीय। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा कि यह अतिरिक्त एटीपी जिसकी आवश्यकता केल्विन चक्र में होती है, निर्माण हेतु बैकअप प्रक्रिया के रूप में चलती है। यानी ये तो मुख्य रूप से चलेगी और ये जितना एटीपी कम पड़ रहा होगा उतना एटीपी एक्स्ट्रा देते जाएगा। क्यों? क्योंकि केल्विन चक्र में एटीपी का खर्चा ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, ये डेटा तुम आगे पढ़ोगे तब याद रहेगा तुम्हें।
अंधकार अभिक्रिया में क्या क्या चलता है? C3 चक्र, जिसको कि हम बोलते हैं केल्विन साइकिल, C4 पथ, जिसको कि हम बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे, और एक और चीज CAM कैम पथ। यस बिल्कुल, लाइट रिएक्शन की सारी बातें कर ली है हमने। लाइट रिएक्शन में अंतर वाली बातें, चक्रीय अचक्रीय में क्या क्या अंतर होता है। और कोई भी बात मैं तुमको ये नहीं कि लिखवा दिया रट लो, नहीं। यस, यदि तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि सारी चीजें लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और समझ में आ रही है कि क्यों क्यों चक्रीय, क्यों अचक्रीय। और मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को पता पड़ा होगा कि वो जो डायग्राम हमने बनाया था थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा लैमली वाला, वो डायग्राम हमने क्यों बनाया था। PS1 का डायग्राम बनाया था वो हमने क्यों बनाया था, PS2 का डायग्राम हमने क्यों बनाया था, इन्हीं लिए। यदि मैं वो नहीं बनाता हूं तो बच्चे ये रट लेते हैं, और ये इतने पास पास की चीजें हैं कि यदि रटा हुआ होगा तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार हम इधर उधर भूल जाते हैं, किसमें NADP था, किसमें NADPH2 था, किसमें ATP था, भूल जाते बच्चे। जैसे कि ये बच्चे भूल रहे हैं, तुमने नहीं क्लास अटेंड की थी बच्चे, तब कैसे याद नहीं तुमको, रिवाइज नहीं करते हो? 2 दिन से नहीं पढ़े? नहीं 2 दिन का नहीं, तो जिस दिन पढ़ाया था उस दिन भी नहीं पढ़ाया तुमने। है ना, थोड़ा ध्यान दो। मैं बार बार बोल रहा हूं, टेस्ट अपनी जगह पे है। जीवन में टेस्ट के लिए पढ़ते रहोगे तो कभी टेस्ट अच्छा नहीं कर पाओगे। हाँ, टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना होता है। मतलब जीवन में तुम जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो ये सोच के कि मेरे को टेस्ट में अच्छा करना है, टेस्ट में अच्छा करना है, नीट में अच्छा करना है, नीट में अच्छा करना है, नहीं। तुम यदि अपनी नॉलेज के लिए पढ़ोगे ना, इंटरेस्ट लेकर के कि मेरे को नॉलेज गेन करनी है, मेरे को सर ने ये टॉपिक पढ़ाया, ये टॉपिक मेरे को नॉलेज, मेरा नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो कोई मेरे को पूछे, कोई मेरे को बात करे, मैं उसको बता पाऊं, अपने आप नॉलेज अच्छा होगा, क्वेश्चन अपने आप सही होता है। जो बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन सही करना चाहते हैं बट वो नॉलेज गेन करने पे ध्यान नहीं देते, वो चीजों को सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है, तो एग्जाम में बनेंगे नहीं क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि तुमने ये तो सोचा बार बार कि एग्जाम में अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, लेकिन अच्छा होगा कैसे ये तो पता ही नहीं पड़ा तुमको। तुमको लग रहा है कि अभी आराम से दिमाग में यही चलाते जा रहे हैं, अच्छा करना है एग्जाम में, टेस्ट में अच्छा करना है, रूम पे जाते हो चीजें रटते हो, नहीं, उससे नहीं होता। जितना बेहतर तरीके से तुमको चीजें आती होगी उतना बेहतर तरीके से तुम एग्जाम में सही आंसर पे पहुंच पाओगे। तो अपना टारगेट रखा करो कि हम जब पढ़ रहे हैं तो चीजें हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, नॉलेज हो हमारे पास। कोई हमको आज बोले तो सही कि चलो बच्चे ब्रायोफाइटा के बारे में जरा बताओ, ब्रायोफाइटा क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या उसकी चीजें हैं, तो हमारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उसको एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट जो भी उसके बारे में हम बता पाए। किताब की लाइनें कहीं भाड़ में, नॉलेज होना चाहिए कि हम उसको बता पाए कि भाई ब्रायोफाइटा ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, उसमें ये संरचना होती है, इस तरीके से उसके अंदर जो है वो लाइफ साइकिल चलती है, हम बता, ये एग्जाम्पल है। तो नॉलेज के लिए यदि तुम पढ़ोगे एग्जाम में क्वेश्चन तो मार्क्स तो तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। वो बोलते हैं ना कि कई बार तुमने सुना होगा लोगों को बोलते हैं कि ना सक्सेस के पीछे भागना नहीं चाहिए, हम अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करते, सक्सेस हमारे पीछे भाग के आती है। पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने मेहनत पे अपने काम पे ध्यान, पैसा पीछे पीछे भाग के आता है। वही तो हमारी विद्या के लिए भी है कि भाई यदि तुमको कोई अच्छा रिजल्ट चाहिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी। चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ बच्चे, क्योंकि तुम देखो डायग्राम जरा PS1 का, PS1 का जो डायग्राम तुमने बनाया था, PS1 PS2, उस पे FNR होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यूज हो जाएगा। यदि स्ट्रोमा, नीचे देखो लिखा हुआ क्या है तुमने, स्ट्रोमा लैमली पे जो PS1 होता है उस पे FNR अनुपस्थित होता है, लिखा हुआ है कि नहीं?
लिखा हुआ है ऐसा, वो ढूंढ रही है। ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चों ने लिखा है, कुछ ने नहीं लिखा है? इसने लिखा हुआ है, बच्चे ने, इसने भी लिखा हुआ है। नहीं लिखा है तुमने? हाँ, नहीं लिखा है तुमने, लिखो, वो देखो उसने लिखा हुआ है, तभी तुमको नहीं पता पड़ा। इसने दो बार लिख दिया, बताओ। तो यदि FNR यहां पर नहीं होगा बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, तो वो चक्कर चलाएगा। नहीं लिखा है जिसने भी लिख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वैसे अब हम देखेंगे डिटेल में। हेडिंग डाल दो, प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में भी हम पढ़ने वाले हैं पहले साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। हाँ बच्चे, किसके पीछे? अच्छा चलो चलो, कोई बात नहीं बच्चे, वो सब तो छोटी मोटी चीज है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स है बच्चे। जब मैं स्टार्टिंग में कॉलेज वाले से निकला, जब स्टार्टिंग में मैंने नए नए जो है वो पैसे कमाने स्टार्ट किए, तब मैं शोरूम में हर महंगी से महंगी चीजें जो है वो, मैं रेट नहीं देखता था, हर महंगी से महंगी चीजें जो है वो खरीद लेता था भले बच्चे पैसे वैसे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या अभी क्या ही करोगे रेट वेट जान के, घड़ी तुम तो पहले जो है वो मेरा ऐसा एटीट्यूड हुआ करता था। फिर कुछ सालों तक मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए, फिर बाद में धीरे धीरे मुझे पता लगा कोई मतलब नहीं है इससे बढ़िया इन पैसों को सही जगह पे यूज किया जाए ठीक है। हाँ, तो चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में भी वो टाइम आएगा जब तुम जो है वो बहुत सारा अंधाधुंध पैसा कमा रहे होगे, फिर तुम जो भी मन करे उन चीजों पे खर्च करोगे। बढ़िया ब्रांडेड घड़ी, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, बढ़िया ब्रांडेड शूज, सब कुछ पहनोगे तुम लोग। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद तुम्हें लगेगा कि सब मोह माया है जो मिल रहा है वो पहनो नहीं, बचाने वाला तो वो नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर ये पता पड़ जाता है कि जबरदस्ती क्यों बांटे पैसे, इससे बढ़िया जो है कहीं अच्छे काम में लगा दे उसको। हाँ बच्चे, क्या शादी में तो जो घड़ी मिली थी ना वो कभी पहनी ही नहीं, एक बार भी नहीं, शादी के दिन के बाद एक बार नहीं पहनी, वो गोल्डन गोल्डन टाइप की और ऐसी होती है ना वो। पता पड़ा घड़ी तो बहुत महंगी है, लेकिन लेकिन कौन पहनता है वैसी घड़ी, मतलब वो तो वो तो ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा है कि दोबारा शादी हुई तभी पहन सकते हैं जो होनी नहीं है एक से ही त्रस्त होते लोग, एक से ही त्रस्त होते लोग अच्छा, चलो यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में पहला साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। देखो, हम दो तरीके से चीजें पढ़ रहे होंगे, इसलिए इधर कर दिया ताकि इधर जो है हम मेन प्रोसेस देख रहे होंगे, इधर हम देख रहे होंगे कि मेम्ब्रेन पे वो कैसे चलती है। प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले मुझे एक स्केल बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। जीरो, इधर की तरफ प्लस, नहीं ऊपर की तरफ माइनस में -1, नीचे की तरफ +1। क्या है ये रिडॉक्स पोटेंशियल है। रिडॉक्स पोटेंशियल,
रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे हम चीजों को समझते हैं और साथ में हम चीजों को मेम्ब्रेन पे भी देखते हैं। बताओ ये मेम्ब्रेन किसकी है? ग्रेना वाला की स्ट्रोमा लैमली? बोलो। स्ट्रोमा लैमली। कैसे पता पड़ गया? यस, साइक्लिक प्रोसेस पढ़ रहे तो ऑब्वियसली स्ट्रोमा लैमली के ऊपर चलती है, उसकी मेम्ब्रेन होगी। इस तरफ जो है वो है स्ट्रोमा और इस तरफ है ल्यूमेन। ठीक है। अब हमको पता है कि मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसा फोटो सिस्टम 1 लगा होता है। फोटो सिस्टम 1 में बहुत सारे पिगमेंट होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा हमेशा एक पिगमेंट जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल A700 या फिर P700। क्यों इसका नाम P700 रखा गया है? क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। पढ़ा था ऐसा हमने? क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ 700 को ही एब्जॉर्ब करता है? नहीं, वहां पर मैक्सिमम। यस, इसके आसपास में बहुत सारे पिगमेंट हैं। क्या बोलते थे इन पिगमेंट को? एंटीना पिगमेंट, एंटीनी पिगमेंट। अब क्या होगा? जो हमने वहां पे प्रोसेस पढ़ा था कि यदि प्रकाश ऊर्जा इसे मिलेगी, लाइट एनर्जी यदि इसके ऊपर आएगी, तो लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा, रेजोनेंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी सारी फनेल होके रिएक्शन सेंटर तक पहुंच जाएगी और रिएक्शन सेंटर एक्साइट होकर के क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, फाइलोक्विनोन ने दी वो है, तो वहां मिलेगा। अब क्या हुआ? अब हमने देखा कि P700 जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है या रिएक्शन सेंटर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव में। अच्छा, तुमको रिडॉक्स पोटेंशियल समझ में आता है? किसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, किसका कम होगा तो वो क्या करेगा? क्या आता है? क्या नहीं आता है? रिडॉक्स पोटेंशियल बिल्कुल नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो क्या तुमको जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो आती है क्या? कि जैसे इलेक्ट्रोड लगा दिया, उसको कुंजी से जोड़ दिया, उसको वो बल्ब से जोड़ दिया, लट्टू से जोड़ दिया, तो कुंजी चालू करेंगे तो करंट किधर से किधर बहेगी, वो आता है क्या? चलो वो आता है तो अच्छी बात है। चलो वही देख लेते एक बार। हाँ बच्चे, जहां जरूरत पड़ेगी जिस चीज की सब पढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसा एक सर्किट देखते हो तुम अपने जीवन में। अब मान लो कि हमने यहां पर कुंजी लगा दी, कुंजी लगा दी, तो बताओ करंट का डायरेक्शन क्या होगा? यही होगा क्या? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर? प्लस से माइनस की माइनस से प्लस? सबको पता है उल्टा होता है। यानी करंट, अभी हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देखेंगे ना, इसलिए करंट हटा देता हूं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बना देता हूं कि माइनस से इलेक्ट्रॉन बह रहा है किस तरफ? प्लस की तरफ। क्या दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है? तो फिर तो बस हो गया काम आसान। इसका मतलब कि रिडॉक्स पोटेंशियल पे जो माइनस पे होगा वहां से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ बहेगा? प्लस की तरफ बहेगा। बात खत्म। इसका मतलब जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा कि लेने की? देने की। मान लो कोई मॉलिक्यूल यहां पर है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन देने की। कोई मॉलिक्यूल यहां पर है तो, यहां पर है तो और ज्यादा लेने की। होगा कि नहीं? तो क्या बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिसका उपापचय विभव जो है वो ऋणात्मक होता है, उसकी अपने पास वाले मॉलिक्यूल को, या जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम होता है उसकी प्रवृत्ति जो है, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको क्या करने की होती है? रिड्यूस करने की होती है, उसको अपचयित करने की होती है, और खुद ऑक्सीकृत होने की। यही तो बोलेंगे कि हमको नहीं आता है वो रिडॉक्स पोटेंशियल, लेकिन ये आता है तो इससे हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल हो जाएगा। जो नेगेटिव पे उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, और जो पॉजिटिव उसकी लेने की। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस, तो हो गया हमारा काम।
क्यों ऐसा बोला मैंने? ऐसा मैंने इसलिए बोला कि जब P700 इलेक्ट्रॉन ए को देगा तो ए जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्यों लेगा? वो बोलेगा कि भाई मैं क्यों लूं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, वापस दे हमारा। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कि मान लो इसके पास में जो है, ए के पास में यहां पर हमको पता है कि ए का इलेक्ट्रॉन अब किसको मिलता है? FeS। तो हमारे मन में सवाल आता है कि FeS को जब ए ने इलेक्ट्रॉन दिया तो FeS ने वो इलेक्ट्रॉन लिया क्यों? बोलता है मैं क्यों लूं, तुम रखो अपना इलेक्ट्रॉन, मैं नहीं देता हूं किसी को आगे वागे। क्या मैं इसीलिए बना हूं कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेकर के अगले को देता रहूं? मैं नहीं देता, जो करना है करो। क्या ऐसा हो सकता था कि नहीं? लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहा है। ए एक से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगले को दे रहा है, दूसरा इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगले को दे रहा है। FeS जो है वो किसको इलेक्ट्रॉन देता है? यस, फेरडॉक्सिन को देता है। पढ़ा था हमने ये सब बातें ना, कि इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे दिया। आखिर दो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं बैलेंस करके। तो आखिर ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन आगे से आगे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसके कंपेयर में रेडॉक्स पोटेंशियल इसका ज्यादा है कि कम है? ज्यादा कि कम? ज्यादा। ये ऊपर जो है वो नेगेटिव है, ये कम है, ये लो है, ये हाई है। ये क्या है? ये लो है और ये हाई है। इलेक्ट्रॉन लो से हाई को मिल रहा है। इसका मतलब यदि इसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा था इससे, तो इसने लिया, इससे ज्यादा तो इसने लिया, इससे ज्यादा तो इसने लिया। क्यों बच्चे? स्टैंड अप। कितना है ज्यादा, कितना है पढ़ के बताओ जरा। ऑब्वियसली माइनस में तो ज्यादा कैसे हो जाएगा बच्चे, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या सबको बात क्लियरली समझ में आ रही है? अब यहां पर FNR एंजाइम है कि नहीं? तो इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? मेम्ब्रेन पे छोड़ेगा। दूर से मेम्ब्रेन पे कोई ऐसा है जो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, तो उसको ये दे देगा। तो क्या तुम्हें रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है वो बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? यस। अब जरा हम इसको पोटेंशियल स्केल पे बना के देखते हैं। ये इतनी बात तुमको पहले से भी पता थी, मैंने बोला था, लेकिन तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के जवाब समय आने पर मिलेंगे। कि जब मैं यहां पर देख रहा हूं तो मैंने देखा क्या कि जो PS1 है उसका रेडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव में है, प्लस में है। जैसे यहां पर है P700, P700 रिएक्शन सेंटर, आसपास में है ये बहुत सारे एंटीना पिगमेंट। देख, जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी की लेने की? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा क्या? नहीं कर रहा है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की नहीं है। यदि ये नेगेटिव की तरफ जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता था, लेकिन अभी ये कैसा है? पॉजिटिव। यानी क्या P700 अपने मन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा क्या ए को? नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये यहां पर होता है, ए यहां पर होता है, तो ये अपने मन से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्या? यस। और वो जबरदस्ती कौन करता है? यस, सूरज भगवान जो है वो जबरदस्ती करते हैं। कैसे? कि जब वो अपनी ऊर्जा इन पिगमेंट्स को देते हैं तो उस ऊर्जा को पा करके ये क्या होता है? एक्साइट हो जाता है और इनकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जो है वो बन जाती है। यानी लाइट एनर्जी लेने के बाद में ये P700 जो है वो किस लेवल पे पहुंच जाएगा? इस एक्साइटेड लेवल पे पहुंच जाएगा। P700 स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? उत्तेजित अवस्था है। क्या ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है? नहीं, ये एक ही मॉलिक्यूल की दो अवस्था है। कि P700 नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन जब प्रकाश ऊर्जा मिलती है तो ये उत्तेजित होकर के नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ पहुंच जाता है और फिर ये क्या कर लेगा? ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देगा, जिसको, हाँ बच्चे, हाँ mg से आया।
ठीक है। अब इस प्रक्रिया के अंदर जब P700 ने इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया तो इसे हम अपहिल प्रोसेस बोले कि डाउनहिल, शिखरोपरि के अधोगामी, अपहिल के डाउनहिल। अपहिल प्रोसेस क्या होता है? ऊपर की ओर जाना अपहिल होता है? ऊपर की ओर जाना अपहिल होता है? नहीं। अपहिल का मतलब होता है कि यदि कोई प्रक्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो बाहर से, यानी वो प्रक्रिया होना नेचुरल टेंडेंसी नहीं है, कोई भी चीज वो नॉर्मली नहीं करना चाहते लेकिन उसको जबरदस्ती ऊर्जा देकर के करवाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अपहिल, अपहिल प्रोसेस। जैसे सांद्रता प्रवणता के विपरीत किसी पदार्थ को भेजना है तो क्या वो अपने मन से चला जाता है? तो क्या उसे ऊर्जा खर्च करके भेजा जाता है? तो वो अपहिल होगा, वो अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो। यदि हम बात करें जो प्रक्रिया अपने आप से प्रकृति में होती है, जैसे मान लो एक तरफ सांद्रता ज्यादा है एक तरफ सांद्रता कम है, तो ज्यादा से कम सांद्रता की तरफ जो ट्रांसफर होगा वो अपने आप से होगा, नेचुरली होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? डाउनहिल। जो खुद से हो जाए बिना ऊर्जा के वो डाउनहिल, जिसको करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो वो अपहिल। ऐसा होता है। तो मुझे बताओ इस प्रक्रिया को अपहिल बोलोगे कि डाउनहिल? क्या सभी बच्चे इसको अपहिल बोलना चाहेंगे? यानी क्वेश्चन आएगा कि बताओ P700 ने ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही को दे दिया, तो ये प्रक्रिया अपहिल है कि डाउनहिल? तो क्या बोलोगे? अपहिल बोलोगे। मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो ऊर्जा बंद करके देख लो, लाइट मत दो, क्या करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये अपहिल प्रोसेस है। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? ए को। ठीक है, यहां से यहां तक एक ही बात है, बीच में स्टेप मैंने बनाया है ये बताने के लिए कि एक्साइटेड हो गया है, लेकिन मॉलिक्यूल तो यही है, यानी यहां से सीधे कहां तक पहुंचे? यहां तक पहुंचे। या तो तुम डायरेक्ट यहां तक देखो या बीच में एक एक्साइटेड स्टेट बना के देख लो। आई बात समझ में? कि कोई बोलेगा कि अच्छा बताओ P700 ने इलेक्ट्रॉन ए को दिया, P700 ने इलेक्ट्रॉन ए को दिया, अपहिल है कि डाउनहिल? डाउनहिल। P700 ने इलेक्ट्रॉन ए को दिया, अपहिल के डाउनहिल? नालायक हो तुम, नालायक हो तुम। अपहिल के डाउनहिल? अरे बोलते रहा हूं, ये है वो, यही है वो P700। बीच में हमने सिर्फ ये बताया कि अब ये एक्साइट हो चुका है। P700 ने यदि इलेक्ट्रॉन ए को दिया, अपहिल है। यहां से देखो यहां पे, हाँ, यदि मैं ये बोल देता एक्साइटेड P700 ने ए को दिया तो हम बोल देते डाउन। लेकिन सिंपल यदि बात करें कि रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन एमिट किया, अपहिल है कि डाउनहिल है? तो तुम्हें यहां से देखना है, यहां से देखना है तुम्हें, ये नहीं सीधे वहां पहुंच गए। वो तो एक बीच की स्टेट है जब वो इलेक्ट्रॉन एमिट करने को तैयार हो गया है। आई बात समझ में? ए जो है, अब ए इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों? क्योंकि इसके कंपेयर में, एक्साइटेड वाले के कंपेयर में ये ज्यादा है। ए क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, किसको? FeS। FeS इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? फेरेडॉक्सिन। इलेक्ट्रॉन का ऐसा प्रवाह चल रहा है। ये अपहिल है कि डाउनहिल है? क्योंकि अब नेगेटिव से पॉजिटिव में आना नॉर्मल टेंडेंसी। अभी हमने सर्किट बना के देखा था कि नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव वाला लेगा, तो इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। अब हमने बोला इस फेरेडॉक्सिन के पास जो है वो FNR नहीं है, इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने कहां पर? झिल्ली पर। जब इसने झिल्ली पर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां पर प्लास्टोक्यूनॉन नाम का एक कैरियर है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं बोलते, उसको हम हाइड्रोजन कैरियर बोलते हैं, प्लास्टोक्विनॉन। ये क्या है? ये एक हाइड्रोजन कैरियर। मतलब हाइड्रोजन कैरियर का मतलब क्या? कि इधर वाले तो सिर्फ किसको ट्रांसफर कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को, लेकिन प्लास्टोक्विनॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा। कोई बार हम प्लास्टोक्विनॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बोलेंगे, लेकिन यदि हम बोले कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसा वो कभी नहीं करेगा। तो क्या करेगा? तो वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन को भी लेगा।
कहां से मिलेगा प्रोटॉन? स्ट्रोमा से। इस तरीके से। क्या स्ट्रोमा में प्रोटॉन बहुत सारा है? यदि मैं रात की बात करूं, लाइट नहीं है उस टाइम पे बात करूं, तो साम्यावस्था होगी। यदि लाइट नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं चल रही होगी, तो डिफ्यूजन हो रहा होगा। डिफ्यूजन हो रहा होगा तो साम्यावस्था होगी। मान लो 100 प्रोटॉन इधर है, 100 प्रोटॉन इधर है। जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन, सॉरी 100 प्रोटॉन इधर है और 100 इधर है, मान लो 2 प्रोटॉन जो है वो यहां से निकल के इधर आ गए, क्या हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा, अरे यानी पहला ही ट्रांसफर करना अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन हो गया। क्या ये प्रोटॉन का जो प्लास्टोक्विनोन के द्वारा परिवहन होगा वो सक्रिय होगा कि निष्क्रिय होगा? सक्रिय प्रक्रिया। क्या मैं प्लास्टोक्विनोन को प्रोटॉन पंप बोलूं यदि वो ऐसा काम कर रहा है? तो क्या ये एटीपी खर्च कर रहा है? कहां? एटीपी खर्च नहीं कर रहा है। एटीपी तो बनती है इस प्रक्रिया के अंदर, एटीपी खर्च नहीं कर रहा है। ये कर क्या रहा है? PQ जो है वो बन जाता है PQH2। क्या वो सक्रिय, क्या सक्रिय प्रक्रम वो होता है जो सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है? PQH2 का नाम भी लिख देता हूं यहां पे, प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन। नीचे की तरफ आया घूम के, PQH2 नीचे आ गया। नीचे आ गया तो इसने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन को तो भेज दिया यहां पे ल्यूमेन में, और इलेक्ट्रॉन को भेज दिया आगे। ये जो परिवहन हुआ है ये सांद्रता प्रवणता के अनुरूप है कि विपरीत है? प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा, इधर सॉरी इधर कम, इधर ज्यादा। अभी बताया ना, 100 जैसे ट्रांसफर किया इधर से इधर, इधर हो गया 98, इधर 102। अगला 2 ट्रांसफर किया, इधर 96, इधर 104। अगला 2 ट्रांसफर किया 94, 106। तो ऐसे बढ़ता जा रहा है सांद्रता प्रवणता के अनुरूप के विपरीत। जब भी सांद्रता प्रवणता के विपरीत होगा, एक्टिव की पैसिव? एक्टिव। प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन पंप है कि नहीं है? आखिर इस पंपिंग के लिए ऊर्जा कौन दे रहा है? एटीपी नहीं दे रहा है, तो कौन है वो ऊर्जा का स्रोत? लाइट, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जो कि किसकी वजह से हुआ? लाइट की वजह से। हाँ, आता नहीं तो फिर आराम से घर पे सोते रहते हम लोग, पढ़ते ही क्यों? सोते आराम से। नहीं आ रहा तो हम पढ़ नहीं रहे, आ रहा है तभी तो पढ़ रहे भाई। हाँ, कुछ होता है नहीं, कितना बढ़िया होता, कुछ हो ही नहीं रहा, टेंशन ही खत्म जीवन में। ठीक है, तो जब भी यदि यदि तुमको मेरी बात पे भरोसा नहीं, लाइट बंद करके देख लो। लाइट बंद करोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा? क्या प्रोटॉन की पंपिंग होगी? अल्टीमेटली एनर्जी का सोर्स कौन है? लाइट है। जैसे अभी सर्किट में हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया तो लट्टू जल गया, वैसे यहां सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो प्रोटॉन पंप हो जाएगा। वही तो चीज है। यदि तुम्हें कोई पूछे कि ये लाइट क्यों जल रही है, तुम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से ये काम हो रहा है। वैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से ये काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? प्रोटॉन का प्रवाह, सक्रिय रूप से पंपिंग। कहां से कहां पर? ल्यूमेन के अंदर। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया? ये इलेक्ट्रॉन आ गया लोअर सरफेस की तरफ, नीचे वाली सतह की तरफ, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की खास बात देखो, सबसे पहले FeS जैसा एक कंपोनेंट आता है इलेक्ट्रॉन लेने, इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको 2 डायरेक्शन में ये भेज सकता है, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। 2 डायरेक्शन है इसके पास, या तो इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। क्या नाम है? साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 में 2 हीम ग्रुप होते हैं, 2 हीम ग्रुप होते हैं, और FeS जो है यहां पर होता है साइटोक्रोम F। ये कॉम्प्लेक्स बन गया जिसका नाम क्या है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। अब इलेक्ट्रॉन यदि इसके पास आ गया,
FeS के पास, तो बताओ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? 50-50 ऑप्शन, या तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। एक बार इधर भेजते और एक बार इधर भेजते। यदि इधर गया तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कहां पहुंच जाएगा? अरे ये तो वापस से बाहरी सतह की तरफ पहुंच गया, और बाहरी सतह पे पहुंच गया तो फिर कौन मिल गया इसको? प्लास्टोक्विनोन। और क्या प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैरी कर सकता है? फिर से इलेक्ट्रॉन लिया इसने, फिर से प्रोटॉन ले लिया, क्या फिर से PqH2 बन जाएगा? फिर से PqH2 बन जाएगा। क्या ये फिर से हाइड्रोजन को अंदर रिलीज करेगा? यस, फिर से इसने क्या किया, यहां से प्रोटॉन को रिलीज कर दिया और इलेक्ट्रॉन को आगे दे दिया। अरे ये तो एक चक्कर चल गया, चक्कर के अंदर चक्कर चल रहा है, इसको बोलेंगे हम क्यू साइकिल। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने के साथ साथ प्लास्टोक्विनोन द्वारा प्रोटॉन की और पंपिंग करवाता है। आई बात समझ में? कैसे कि इस इलेक्ट्रॉन को यदि B6 ने लिया तो वो फिर से ऐसे घुमा देगा। अगला ऑप्शन है 50-50 चांसेस है, एक बार ऐसे घुमा दिया, अब वापस आ गया इसके पास। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? साइटोक्रोम F को मिल गया। अभी साइटोक्रोम F यदि इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कहां पर छोड़ेगा? मेम्ब्रेन की निचली सतह पर। क्या यहां भी प्लास्टोक्विनोन घूम रहा है क्या? नहीं, प्लास्टोक्विनोन तो ऊपर होता है। कोई इलेक्ट्रॉन को लेने वाला दिख रहा है क्या? यहां तो नहीं दिख रहा, लेकिन होता है वो कहां पर? वो होता है PS1 के पास में, जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम F से किसके पास आ जाता है? वो आ जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन इस इलेक्ट्रॉन को वापस दे देगा किसको? P700 को। अरे वाह, ये तो इलेक्ट्रॉन का चक्कर चल गया, चक्रीय प्रवाह हो गया। वापस काम करेगा? यस। बार बार काम करेगा? यस। बार बार ऐसे काम करता रहेगा। क्या ATP बन गई क्या? तो इस प्रक्रिया से हुआ क्या फिर? सिर्फ प्रोटॉन की पंपिंग हुई, प्रोटॉन की सांद्रता लगातार ल्यूमेन में बढ़ती जा रही है। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को? क्या तुमने कभी अपने जीवन में ऐसा पढ़ा था कि ये जो स्ट्रोमा लैमली होता है, इसके पास में CF0 CF1 कण होता है? क्या CF0 जो है वो बेस का काम करता है? क्या ये एक प्रोटॉन चैनल होता है? यानी क्या ये सुसाध्य विसरण करता है? यस। क्या इसके पास स्टॉक और हेड नाम की संरचना भी होती है? क्या ये हेड जो होता है इसका काम ATP सिंथेज वाला होता है? यस। अब हमको पता पड़ गया है कि यहां पर ओवरऑल प्रोटॉन की सांद्रता बहुत भयानक बढ़ती जा रही है। जब तक चलता रहेगा तब तक प्रोटॉन बढ़ता रहेगा, और इधर कम होता जाएगा। 3 में डेटा इसलिए लिख रहा हूं कि ये याद रख लेना, फोटोसिंथेसिस में 3 प्रोटॉन से 1 ATP बनता है, और रेस्पिरेशन में 4 से बनता है। रटने वाला पॉइंट है ये तुम्हारे लिए अभी के लिए, रीजन है वैसे इसके पीछे, लेकिन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब ये 3 प्रोटॉन यहां से भागते हैं तो इतनी सफिशिएंट ऊर्जा हो जाती है कि इसका हेड ट्विच करता है। और तुम्हें पता है ये प्रोटॉन के ट्रांसफर की एनर्जी को यूज करके ये क्या कर सकता है? क्या जब प्रोटॉन भागेगा तब ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के ATP बना देंगे? यस। इसका मतलब प्रकाश अभिक्रिया में चक्रीय प्रक्रम से ATP इस तरीके से बनती है, और ये हो गया हमारा क्या? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बात समझ में आ गई सबको? तो वही चीज है यहां पर मेम्ब्रेन पर दिखी। रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं वापस से कि फेरेडॉक्सिन जो है उसने क्या किया? प्लास्टोक्विनोन को दिया, PqH2 बना। PqH2 कैसे बना? 2 प्रोटॉन पंप करके। PQ ने किसको दिया? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को दिया, उसने प्लास्टोसाइनिन को दिया। साइटोक्रोम B6F की वजह से भी प्रोटॉन की पंपिंग हुई है। क्योंकि प्रोटॉन की पंपिंग की वजह से ही फाइनली ATP बना है, इसीलिए मैं ATP का बनना यहां पर दिखा रहा हूं। ADP से ATP का बनना मैं यहां पर क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि इन प्रोटॉन की वजह से ही ATP बनी है।
क्या बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? क्या एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।